स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में हमारा बायो वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने उसमें जूलॉजी, बॉटनी सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली हैं और आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है जिसमें एक चैप्टर में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, वो सबसे बेसिक और छोटा चैप्टर था जो कि हो गया है, जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट्स। आज की क्लास में हम हमारे दूसरे और सबसे बड़े टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, गति। तो अब हम पढ़ेंगे भाई कि ये मोशन यानी गति क्या होती है ना, साइंस में इसका क्या रोल होता है और गतियां कितने प्रकार की होती हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जनरल साइंस में, जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मोशन। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोशन चैप्टर में मैं आपको क्या क्या कवर कराने वाली हूँ। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले, चाहे आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ें चाहे आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ें, पहले ये देखा करो कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हम मोशन के बारे में ही जानेंगे कि गति है क्या भाई। हमें पहले तो ये करना होगा कि ये गति एक्चुअली में है क्या। तो हम देखेंगे गति क्या है। ठीक है, व्हाट इज मोशन। सेकेंड नंबर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, यानी कि गतियों के प्रकार। सेकेंड नंबर पे हम क्या देखने वाले हैं, गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार मतलब ये जो गतियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले पढ़ना होगा कि एक्चुअली में ये गति है क्या, फिर टाइप्स ऑफ मोशन हम देखेंगे, और एक चीज और, ये विराम अवस्था क्या होती है ना। विराम अवस्था हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, जैसे टाइप्स ऑफ मोशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारे मोशन से, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना, पीरियोडिक मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। सो मोशन की ही बात करें, ये भी बहुत तरह के होते हैं, उसे भी हम कहाँ पढ़ेंगे, तो वो सेकंड वाला जो सेक्शन होगा गतियों के प्रकार, वहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, विराम अवस्था हो जाएगी, है ना। इसी में ना हमें कुछ भौतिक राशियां भी पढ़नी होंगी, इसी में हम भौतिक राशियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंस भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इसे घबराना नहीं कि हमने सीक्वेंस कुछ और देखा था या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो पढ़ना सब कुछ है। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में भाई पढ़ेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस जरूर करेंगे, एक तो सदिश राशि और एक हम पढ़ेंगे अदिश राशि। स्केलर वेक्टर याद है आपको, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमें पढ़ना होगा, है ना। अगर ये मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया होगा तो यहाँ पढ़ लेंगे, कहीं पर भी पढ़ो, पढ़ना तो है ही, छोड़ना तो वैसे भी उसको नहीं ही है। तो हम देखेंगे पहली बात तो व्हाट इज मोशन, गति क्या है, और टाइप्स ऑफ मोशन, गतियों के प्रकार। फिर हम जानेंगे विराम अवस्था, रेस्ट क्या होता है भाई, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो कि हम देख भी चुके हैं, अभी हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। देख तो चुके हैं बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, और इसके अलावा हम एक समान गति और असमान गति को पढ़ेंगे, है ना। एक समान गति और असमान गति पढ़ेंगे, असमान गति को पढ़ेंगे। मैम ये एक समान गति और असमान गति क्या होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक हम पढ़ने जाएंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, एक हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और एक हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम इसी में वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बाद में, पहले तो हम जानेंगे कि ये डिस्टेंस क्या होती है
ओके ये डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, है ना। इसी के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी जैसे वेलोसिटी क्या एक्सिलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है ना। हिंदी में से घबराना नहीं, सब बताऊंगी। डिस्टेंस को हिंदी में हम दूरी कहते हैं, और इसके अलावा डिस्टेंस को हम हिंदी में दूरी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये विस्थापन होता है। ओके, वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं, एक्सेलरेशन हमारा त्वरण कहलाता है। ये चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होंगी, और हम कुछ ग्राफ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। ये भी हमें देखना होगा, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस XYZ कुछ भी पूछे, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, और क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ भी हम पढ़ेंगे, न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम भी हमको पढ़ना होंगे। डन। तो हमें न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन के नियम भी देखने होंगे, जो कि टोटल कितने होते हैं, नंबर्स में 3 होते हैं। यहीं पर ही मैं आपको ना इक्वेशंस भी पढ़ाऊंगी, इसमें आपको ना इक्वेशंस भी पढ़नी होंगी। ओके, तो ये तो ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन जैसा एक पार्ट हो गया है, जिसमें हम ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि अगर मोशन पढ़ना है तो भाई इतनी चीजें तो कवर करनी होंगी, और ये भी पता है ऊपर ऊपर से है। इसके भी जब हम अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा समय हमें लेकर जाना पड़ेगा इसके अंदर, और हर एक बारीकी को वहां पर नोटिस करना होगा। आई होप कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और सेशन कैसा लगा है ये भी आपको बताना है, इतनी मेहनत करने के बाद, है ना। टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो इस सेशन को शेयर भी करना है, कमेंट सेक्शन में भी बताना है। तो सुनो, गति क्या है वो हम जानेंगे। दूसरा, गति कितने प्रकार की होती है, जैसे कई प्रकार की होती है, वृत्तीय गति होती है ना, घूर्णन गति होती है, एक रेखीय गति होती है, और दोलन गति होती है। तो गतियां तो खैर बहुत तरीके की होती हैं। सो हर तरीके के मोशन या गति को हम पढ़ेंगे। कई बार आप मोशन पढ़ोगे तो उसमें विराम जैसा शब्द बार बार ऐसे उठ उठ के आपके सामने आएगा, विराम अवस्था, विराम अवस्था। वैसे कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, विराम अवस्था में बहुत सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम है इसका। तो वो भी हम यहाँ जानेंगे। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ये मैं आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट में स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी। बट यस, हमने वहां पे स्केलर वेक्टर को, सदिश सदिश राशि को नहीं पढ़ा था, तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे समय बचांत में, तो इतना पढ़ने के बाद। फिर हम एक समान गति और असमान गति, हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि अलग ही पढ़ना है, हम उसे पढ़ सकते हैं, चाहे हम टाइप्स ऑफ मोशन में भी पढ़े तो पढ़ लेंगे। तो एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर होता है ये हमें देखना होगा। दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब क्या है भाई, कहाँ से उठ के आ गए ये लोग अचानक से, और इसी में ही इंपल्स आवेग, संवेग, मोमेंटम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अलग से पढ़नी होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि उन सब का जिक्र कहाँ होगा, वहीं पर होने वाला है। ठीक है। सो न्यूटन के टोटल कितने नियम थे, 3 नियम थे न्यूटन की गति का। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तीनों को ही हमें बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ना होगा। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है अच्छे से समझ में आ गया। अब स्पीड में आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड में आगे बढ़ते हैं, और भौतिक में गति है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हमने देखा था ना गति क्या है, व्हाट इज मोशन, या मैं कहूँ भौतिक में गति क्या है, तो ये भी हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो भौतिक में गति एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की उसके परिवेश के संबंध में स्थिति में परिवर्तन है। किसी द्रव्यमान वाली वस्तु की गति को निम्नलिखित के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है या वर्णित किया जा सकता है, जैसे दूरी, विस्थापन, रफ्तार। रफ्तार नहीं बोलेंगे यहाँ पर हिंदी में, जैसे स्पीड है ना, तो स्पीड को आप हिंदी में क्या बोल दोगे, चाल। ध्यान रखना है ना, इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़नी है कि रफ्तार आ गया। फिर भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब वेग हो जाएगा, टाइम मतलब समय हो जाएगा, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये इतनी सारी चीजें हैं। सो व्हाट इज मोशन इन फिजिक्स। अब सुनो, नहीं समझ में आया होगा इस परिभाषा में, जब मैंने भी कभी पहली बार बुक पढ़ा था, एनसीईआरटी पढ़ी थी स्कूल में, मुझे भी नहीं समझ में आया था। क्या होता है कि जब हम ऐसी रटी रटाई लाइनों को देख लेते हैं ना, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं और हम इसे प्रैक्टिकली यहाँ चीजों को लेकर तो नहीं, हाँ लेकिन चीजों को लेकर भी कर सकते हैं। मैं हूं ना आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल, तो मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके हम मोशन को अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। जैसे सुनो, मोशन या गति के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से गति को स्पष्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हमें बुक की परिभाषा कुछ खास समझ में नहीं आई, वो कब समझ में आएगी, जब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मोशन क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने अभी खड़ी हूँ, मोशन और विराम दोनों को लेके चलो। विराम मतलब जहां पे कोई व्यक्ति में मूवमेंट ना हो रही हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या XYZ कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मींस वो किस में है, रेस्ट में है ना, रेस्ट में ही हुआ ना। लेकिन जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, सीधे खड़ी हूँ, है ना, बोर्ड की अगर मैं बात करूंगी तो बोर्ड भी अपना एक ही स्थान पर है। अगर अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, मोशन। मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, अब गति कर दी है, और जब मैंने यहाँ पर गति की है तो ये मेरी गति हुई है कि नहीं। आप वहां से देख रहे होंगे आपकी गति तो नहीं हुई, क्योंकि आप किस में है, रेस्ट में है। ये बोर्ड किस में है, रेस्ट में है। जितनी भी अल्फाबेट्स यहाँ पर हैं, जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हैं, वो भी किस में है, रेस्ट में है। ये पेन किस में है, तो ये मोशन में है। जब मैं इसे हिला रही हूँ तो ये मोशन में है, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं रोक दे रही हूँ तो ये मोशन में नहीं है, ये किस में हो जाएगा, रेस्ट में। तो ऐसी कोई भी चीज जो गति कर रही हो वही उसका क्या होगी, गति। मतलब जो ओवरऑल देखा जाए मूवमेंट कर रही हो वही क्या कहलाएगी, गति। जैसे गतियों को आप बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं डेली यूज में, या आप अपने बॉडी में भी इसको समझ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे चलना, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि चलना क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है दौड़ना, मोशन हो रहा है। दरवाजा बंद करना, यस ये भी एक क्या होता है, मोशन, गति है। मैं तो कह रही हूँ दरवाजा खोलना भी क्या है, गति ही है ना। और दरवाजे में भिड़ जाना वो भी एक गति ही है। तो इन गतिविधियों में शामिल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है डेफिनेटली होता है। हमारे फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा का प्रवाह भी गति का एक माध्यम होता है, डेफिनेटली होता है। जो गैसेस हमारे लंग्स में जा रही है और लंग्स से बाहर आ रही है, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन ही तो हो रहा है। जो हमने सांस ली तो जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस थी सारी हमने इनहेल करी तो हमारे अंदर चली गई, फिर जब हमने उसको छोड़ा एक्सहेल किया तो वो बाहर निकल गई, तो ये भी तो मोशन ही हुआ ना। दूसरी चीज की ब्लड जो फ्लो होता है, ब्लड भी तो फ्लो होता है पूरी बॉडी में, वो भी क्या कहलाता है, मोशन। ऐसा नहीं कि मोशन एक ही डायरेक्शन होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे वो सीधे हो, चाहे वो घुमाकर हो, चाहे वो इधर जाए उधर जाए, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, मोशन बस होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए देखा जाए तो, ठीक है। आप देखो हमारे फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा का प्रवाह भी गति का ही एक उदाहरण है। जो वाहन यात्रियों को लेने के स्थान में गंतव्य तक ले जाते हैं, मतलब उसके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं, है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उनमें भी गति होती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं या आप अपने घर के बाहर ही गए, आपको कोचिंग आना था, आपके पास खुद की व्हीकल नहीं थी, आपने ऑटो किया, ऑटो वाले ने आपको बिठाया, तो वहां मोशन हुआ। मोशन या गति होना स्टार्ट हुई तो उसने अपने डेस्टिनेशन, आपने बोला मुझे कोचिंग के सामने छोड़ दो, आपने बोला मुझे एईसी छोड़ दो, तो वो आया एमपी नगर जोन 2 में और एईसी के सामने छोड़ दिया, उसने अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। तो वो आपके घर से लेकर एईसी पहुंचने के बीच में क्या हुआ, मोशन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर गति हुई ना। तो गति को आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो वाहन यात्रियों को लेने के स्थान से गंतव्य तक ले जाते हैं, उनमें भी क्या होती है भाई, गति होती है। ऐसे में यात्रियों की स्थिति एक जगह से दूसरी जगह पर बदल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए गति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, और अगर हो भी तो मैं सामने खड़ी हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बेझिझक रिप्लाई दे दूंगी। सो मोशन क्या होता है सिंपली अब ध्यान रखेंगे हम, वैसे तो इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं, हमने ऐसे ही समझ लिया। भौतिकी में गति एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की उसके परिवेश के संबंध में स्थिति में परिवर्तन होता है। जहां पर भी स्थिति में परिवर्तन हो जाए दैट मींस वो क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। मैं अभी सामने खड़ी हूँ, यहाँ मोशन नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, और अगर मैं इधर उधर हिलूंगी डुलूंगी तो वो मोशन हो जाएगा। मेरे हाथ मोशन में है, मेरा एक हाथ मोशन में नहीं है, ये बोर्ड रेस्ट में है। विराम अवस्था भी कभी आ जाए ऐसे घबराना नहीं है, विराम अवस्था मतलब व्यक्ति पूरा रेस्ट में है, जैसा नाम वैसा काम वाली स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर मोशन की बात करें तो भाई डिस्टेंस को अगर आप कवर करोगे तो मोशन तो है, वो डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम दूरी भी मोशन है ना। और जो चाल है, स्पीड है भाई, स्पीड में कोई चीज चल रही है, चाहे वो स्लो हो चाहे वो फास्ट हो, मोशन ही तो हो रहा है वहां पर। वेलोसिटी भी एक तरीके का मोशन है, समय टाइम एक तरीके का मोशन है। टाइम कभी ठहरता है क्या, नहीं ठहरता है।
वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है ना, वक्त बड़े तेजी से चलता है। और त्वरण एक्सीलरेशन भी एक तरीके का मोशन होता है, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होगा मोशन और रेस्ट में। यहाँ पर इसकी कहानी होती है ओवर। अब यहाँ पर अटके ना रहकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा होगा कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग गति से चलती हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है सब एक अलग अलग गति से चलते हैं। अगर हमारी भी स्पीड की हम बात करें, गति या मोशन की बात करें या चाल की बात करूं, वैसे दोनों में अंतर होता है, तो अगर हम उसकी ही बात करें तो कई बार हम स्लो चलते हैं और कई बार हम फास्ट चलते हैं, कई बार बहुत फास्ट चलते हैं और कई बार दौड़ लगा देते हैं, होता है कि नहीं। हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, गाड़ी स्लो चलाते हैं, फिर तेज, और कई बार बहुत तेज चलाते हैं और फिर भिड़ भी जाते हैं, ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कुछ वस्तुएं घुमावदार पथ में चलती हैं, कुछ सीधे पथ में, कुछ अन्य अलग तरीकों से। गति की प्रकृति के अनुसार गति को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, एग्जैक्ट 3 नहीं है क्योंकि मोशन कई तरीके के होते हैं। एग्जैक्ट 3 नहीं है क्योंकि मोशन कई तरीके के होते हैं, तो ये लाइन मत रट के बैठ जाना कि गतियां 3 ही प्रकार की होती है, नहीं। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं सीधी रेखा में जा रही हूँ, ये मेरी गति हो जाएगी। और अगर मैं एक वृत्तीय पथ पर घूम रही हूँ, वो भी मेरी गति है। मतलब गतियों की वैरायटीज देख लो आप। अगर मैं किसी एक्सिस के चारों ओर घूम रही हूँ, वो भी गति है। एक पेंडुलम है जिसके आपने देखा होगा, पेंडुलम क्लॉक है जो कि कुछ इस तरीके से चलती है, बार बार आती जाती है, वो भी क्या कर रही होती है, मोशन गति कर रही होती है। तो गतियां कई तरीके की होती हैं, गतियां कई तरीके की होती हैं, यहां से समझिए आप। 3 याद नहीं रखना है, आगे बहुत सारी गतियां आपको मिलेंगी। अभी मैं आपको 3 पढ़ा रही हूँ क्योंकि 3 नोट्स में निकाला मैंने, तो 3 अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। बट रटना नहीं है कि 3 ही है। चलिए, और 3 में भी कौन सी आज पढ़ेंगे हम, तो एक हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन। लीनियर आ जाए, रेक्टिलिनियर आ जाए, एक ही बात है ना। नेक्स्ट, रोटरी मोशन की अगर बात करें, इसको तो रोटेशनल ही कर देना आप, ये रोटेशनल मोशन कर देना। हिंदी वालों आप इसे ना घूर्णन गति कर देना, घूर्णन गति। रोटरी मोशन ना करके उसको घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन कर देना। ऑक्सिलेटरी मोशन दोलन गति। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम एक एक करके, और जितना भी हम पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर मिलती है, उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना। मैं आपको नाम बता दूंगी, AC+YT डिस्कशन करके एक चैनल है, उसे आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे आपको सब्सक्राइब करना है ना। तो वहां पर जितनी भी पहले हमारी पीडीएफ अपलोड हैं सारी क्लासेस की, वो तो मिलेंगी ही, और आज की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। रेखीय गति समझते हैं कि मैम ये रेखीय गति क्या होती है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं, रेखीय मतलब रेखा, और ये जो रेखा है ना, ये भी 2 तरीके से है। पहले मैं ये अगर आपको पढ़ के बताऊंगी, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल है, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट है। रेखिक गति में कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा या घुमावदार पथ में चलती है ना। गति के पथ के आधार पर रेखिक गति को इस प्रकार विभाजित किया गया है, एक है सरल रेखीय गति और एक है वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति को हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन। अभी हम इसको समझेंगे, इसको रेक्टिलिनियर तो हटा ही देना, इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। इसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं, है ना। इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, जो कि क्या होगी, सरल रेखीय गति होगी, ओके। और एक क्या है, वक्र रेखीय गति यानी कि कर्वीलिनियर मोशन। दोनों में अंतर होता है, समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। पहली चीज तो, अगर गति का पथ एक सीधी रेखा में तो सरल रेखीय गति होगा, और अगर वो घुमावदार होगा तो उसे हम वक्र रेखीय गति कहेंगे। जैसे कि समझो, जैसे कि समझो, ये मत कहना मैंने क्या किया है, जो मैं करना चाह रही थी ना वो हुआ नहीं। सुनो, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की हैं, है ना। ये कितने प्रकार की हैं भाई, तो ये हैं 2 प्रकार की, ओके
बस हो गया खराब, यही बाकी था। मत हो भाई खराब, नहीं मिटेगा क्या ये? चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेते हैं। हमारे पास बोर्ड की कमी थोड़ी ना है क्या? नहीं है ना। मैं आपको यहाँ पे सरल रेखीय गति के बारे में बताना चाह रही थी। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। सुनो अब क्या है ये सरल रेखीय गति। इसको पहले तो मैं ये दो भाग में बांटूंगी, है ना, क्योंकि एक तो है स्ट्रेट लाइन मोशन, STRIGHT, स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक है कर्वी लीनियर मोशन। एक तो है स्ट्रेट लाइन मोशन और एक क्या है, कर्वी लीनियर मोशन। चलो सबके बारे में पहले तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन और कर्वी लीनियर मोशन में अंतर क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई गति एक सीधी रेखा में हो रही हो, जब कोई गति एक सीधी रेखा में हो रही हो, एक सीधी रेखा में हो रही हो, उसी को क्या कहते हैं भाई? उसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। अब जैसे कि मान लो कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बंदूक चलाई, है ना, या मैं कह रही हूँ कि एक रास्ता है, मैंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि कोई एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कर्वीलिनियर मोशन और रोटेशनल या सर्कुलर में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं आपको इतना अंदर जाके पढ़ा रही हूँ। तो ये मत कहना कि मैम इतनी बेसिक चीजें क्यों बता रही हैं। आप इंजीनियर हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपको ये सब चीजें पता होंगी, होनी चाहिए। पता ना पता हो तो फिर वो बड़ी टेंशन वाली बात है। तो हमने क्या देखा कि एक चीकू नाम का लड़का था, और ये चीकू नाम का लड़का क्या कर रहा है कि एक रास्ते पे सीधे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक सरल रेखीय गति होगी। मेरे द्वारा भी एक सीधी रोड पर चलना सरल रेखीय गति है। मेरे द्वारा एक बंदूक को चलाना, तो बंदूक की जो गोली होगी वो सीधी रेखा में जाएगी। अब मैं चाहे बंदूक यहाँ से चलाऊं, मैं चाहे बंदूक यहाँ से चलाऊं, जाएगी तो वो एक सीधी रेखा में ही जाएगी। मैं ऊपर भी चलाऊंगी तो भी वो ऊपर ही जाएगी, है कि नहीं है? पर देख के ऐसा कुछ करना नहीं है, बता रही हूँ बस मैं। तो जो सीधी सरल रेखीय गति होती है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है कि ये वृक्कीय आकार में आ जाती है ना। ये कैसी होती है? तो कर्वीलिनियर मोशन में गति का पथ कैसा होता है भाई? घुमावदार होता है। अब थोड़ा बात को समझना, इसको ना घूर्णन से या फिर रोटेशनल से कंपेयर मत कर देना। इसमें गति घुमावदार होती है, इसमें गति घुमावदार होती है, इसमें गति घुमावदार होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अब ये घुमावदार का मतलब क्या होता है? तो घुमावदार मतलब एक रस्सी ली, एक रोप लिया और उसको गोल ऐसे घुमाया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगी? घुमावदार गति। यही तो हुआ इसका घुमावदार, है ना। पहले हमने उसको लिया और गोल घुमाया, और ये क्या है? एक रस्सी है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वो गोल चलेगा। अब वो कैसा चलेगा? गोल चलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो सरल रेखीय गति भी दो तरीके की होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और उसी को अगर हम थोड़ा सा घुमा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? कर्वीलिनियर मोशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रोटेशनल, घूर्णन, वृत्तीय की अगर बात करूं या सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा होल्ड करना, सब समझ में आएगा क्या पढ़ रहे हैं। रेखीय गति क्लियर हो गई। हमने अभी देखा कि रेखीय गति क्या होती है। अब हम भाषा पे आएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैम ने क्या बोला है। तो मैम ने ये बोला है कि रेखीय गति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में घुमावदार पथ में चलता है। गति के पथ के आधार पर रैखिक गति को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सरल रेखा में जहां एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो,
और एक वृक्क रेखीय में जहां पर कर्वीलिनियर मोशन या सर्कुलर में वो चल रहा हो, घुमावदार हो, है ना, गोल गोल घूम रहा हो। रेखा की गति के कुछ उदाहरण है जैसे कि ट्रेन की गति, ट्रेन हमेशा सीधी चलती है ना, ऐसा हुआ है कि ट्रेन चल रही है फिर वो पूरी गोल गोल घूम रही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। फुटबॉल सड़क पर कार की गति, फुटबॉल हो गया, सड़क पर कार की गति हो गई, ये भी क्या हो जाएगा भाई, इसी का एग्जाम्पल होगा। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये रैखिक गति का ही उदाहरण होगा। A few examples of linear motion are the motion of the train, football, the motion of a car on the road, etc. ये कुछ examples हैं जो कि किसके linear motion। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो, जो कि हो जाना चाहिए, इससे डिटेल में तो अब क्या ही कोई जाएगा। और अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बता दिया, हमें पता था तो हो सकता है आपको पता था लेकिन 4 स्टूडेंट्स को ना पता हो। पहले भी मैंने क्लास में किया है, भांति भांति कहा है, मतलब कि भांति भांति के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भले ही इंजीनियरिंग कर ली हो लेकिन उनको बेसिक नहीं पता होता है, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद मिली हूँ पर्सनली उनसे, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होता है, बेस कमजोर है उनका, कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा पता है थोड़ा नहीं, मतलब वो मीडियम वाला सिस्टम है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये पूरा बेस क्लियर होता है, उनको एडवांस लेवल चाहिए। भाई मैं सीधे एडवांस लेवल पढ़ाऊंगी, हो सकता है आपकी भी कुछ बेसिक चीजें छूटी हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ हर सब्जेक्ट में, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। पहले हम बिल्कुल लोअर से स्टार्ट करेंगे, मीडियम पे जाएंगे, फिर हम अपने एडवांस को टच करेंगे। ओके चलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ। घूर्णी गति लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन बोल दो, रोटेशनल मोशन बोल दो, घूर्णी गति बोल दो या घूर्णन गति बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात होती है। तो ध्यान से सुनना, घूर्णी गति वह गति होती है जो तब होती है जब कोई पिंड अपनी धुरी पर घूमता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई पिंड अपने एक्सिस पर घूमेगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में कोई भी, जैसे मैं सर्कुलर मोशन अगर आपको पढ़ाने जाऊं, वृत्तीय गति, वो हमेशा ना गोल गोल केवल घूमती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्क है, पार्क के चारों ओर एक लड़का चक्कर ही लगाता रह रहा है, तो वो उसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ में आ रही है, वो क्या होगा, उसकी वृत्तीय गति हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने ही एक्सिस पर घूम रही है तो वो क्या हो जाएगी, घूर्णी गति। घूर्णी गति के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति ही घूर्णन गति कहलाती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी घूम रही है तो वो मैं आपको बता दूं वृत्तीय गति का उदाहरण है, वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। लेकिन पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूम रही है गोल गोल, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रोटेशनल मोशन का, रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति का। बात समझ में आ रही है। इसमें अक्ष का होना बहुत ही जरूरी है, इसमें अक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। कार चलाते समय पहियों और स्टीयरिंग व्हील की अपनी दूरी पर गति भी घूर्णन गति का उदाहरण होता है। मैं इसके ढेर एग्जाम्पल बता सकती हूँ, है ना। जैसे कि पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी अपने एक्सिस यानी कि अक्ष पर घूमती है ना। अर्थ तो इसका एग्जाम्पल होगा ही, अर्थ तो इसका एग्जाम्पल होगा ही होगा। इसके अलावा और आओ, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक फैन है, कोई एक फैन है, तो हमने फैन में भी देखा होगा कि बीच में क्या होता है, एक्सिस यानी कि अक्ष होता है। हमने टायर भी तो देखे हैं, टायर कैसे होते हैं, तो ये जो टायर है, जाने दो भैया इसको, तो ये जो टायर होते हैं भाई, ये भी कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं कि नहीं होते भाई, बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं, होना पड़ेगा उनको। तो ये भी किससे अटैच होते हैं, तो ये भी बीच में आपने देखा होगा इस तरह से अपने एक्सिस से जुड़े हुए होते हैं। अगर इसका एक्सिस नहीं होगा तो ये टायर चक्री भी नहीं घूम पाएगी। पवन चक्की ले लो, झूला ले लो, मेले में जो गोल गोल झूला घूमता है, अगर उसका एक्सेस नहीं होगा तो वो नहीं घूम पाएगा। तो वो सारे उदाहरण, वे सारे एग्जाम्पल जो अपनी एक्सेस पे ही गोल गोल घूम रहे हो, उसी को कहते हैं रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर घूर्णी या घूर्णन गति। सरल रेखीय गति में हमने क्या देखा था, हमने रेखीय गति में देखा था, रेखीय ही नाम दूंगी क्योंकि सरल रेखीय और कर्वीलिनियर तो अलग हो गया ना, उसी का ही वैसे पार्ट है। तो रेखीय गति हम जानेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, और जो हमने देखा घूर्णी या घूर्णन गति, उसमें क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। और वो मोशन कैसे हुआ, अपने एक्सिस यानी अक्ष पर। पृथ्वी घूमती है लेकिन अपने अक्ष पर घूमती है, ये एग्जांपल किसका होगा, रोटेशनल मोशन। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है,
तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो होगा घूर्णन गति, वृत्तीय गति का। बात समझ में आई। एक कार जो है ग्राउंड के 4 चक्कर लगा रही है, एक व्यक्ति ग्राउंड के 4 चक्कर लगा रहा है, तो उसका गोल गोल घूमना है। या मैं तो कह रही हूँ कि वो बस एक सिटी के ही चक्कर लगा रहा है और वो गोल ही घूम रहा है, उसका कोई एक्सिस अक्ष नहीं है, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, वृत्तीय गति का। क्लियर। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। ओके, चलो अब हम आते हैं दोलन गति की तरफ कि चलो अब हम देखेंगे ये दोलन गति क्या होती है। दोलन गति किसी पिंड की अपने माध्य स्थिति के बारे में गति है। दोलन गति के कुछ एग्जाम्पल है। जब झूले पर बैठे बच्चे को धक्का दिया जाता है तो झूला अपने मध्य स्थिति में इधर उधर घूमता रहता है। ये तो थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल मिल गया हमको, है ना, कि जब झूले पर कोई बच्चा बैठा है और उसको धक्का दे देंगे तो जो झूला होगा ना वो अपनी मध्य स्थिति में इधर उधर नहीं होने लगेगा, डेफिनेटली होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, दोलन गति। मैं तो कह रही हूँ कि एक झूला, जब वो वाला झूला मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ झूले में। ये एक्सिस होता है और ये झूला है, ये बैठने वाला हिस्सा है, ये बैठने वाला हिस्सा है, ये भी बैठने वाला हिस्सा है, ये भी बैठने वाला हिस्सा है। अब क्या होगा, सारे झूलों पे कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना, सारे झूलों पे कोई ना कोई तो बैठा हुआ है। लेकिन ये पता चला कि एक झूला ऐसा था जो खाली है, तो जब ये गोल गोल घूमेगा ना तो ये अपने आप इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब ये ऐसे ही करता रहेगा। यही क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, दोलन गति। घड़ी का पेंडुलम अपनी औसत स्थिति के चारों ओर इधर उधर घूमते समय दोलनशील गति प्रदर्शित करता है। पेंडुलम क्लॉक की बात चल रही है, आपने देखा होगा, ऊपर टाइम चलता है, नीचे पेंडुलम क्लॉक ऐसे 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 होती है कि नहीं होती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दोलन गति का। पहले वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। जैसे ये खाली झूला कर रहा था, ये धक्का देकर थोड़ा खतरनाक स्थिति कर दी कि कोई बच्चा बैठा था उसको धक्का दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो झूला होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। जब गिटार का तार बजाया जाता है तो वह अपनी मध्य स्थिति से उधर उधर घूमता है। जब हम गिटार को बजाते हैं तो उसमें जो वो वायर होता है, जैसे इसको एक बार बजाया तो वो थोड़ा भन करके नहीं होता, फिर वो इधर उधर थोड़े भले कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन वो होता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, दोलन गति का होता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन होना चाहिए इन 3 चीजों को लेकर। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, कहीं जाना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन 3 चीजों को लेकर आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन होगा, है ना। तो अब एक चीज और, वृत्तीय गति और पढ़ा दूं भाई मैं इसी में ही, है ना। हेडिंग डालेंगे वृत्तीय गति, हेडिंग डालेंगे वृत्तीय गति, हेडिंग डालेंगे वृत्तीय गति, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति जिसे हम क्या कहते हैं भाई, तो जिसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति क्या होती है समझो। ऐसी कोई गति जो सर्कुलर फॉर्म में ही चल रही हो उसको हम वृत्तीय गति या सर्कुलर गति कहते हैं, है ना। जो वह गति जो वृत्तीय स्थिति में हो, वो वृत्तीय स्थिति, ऐसे लिखते हैं स्थिति, ओ भाई बड़ा खतरनाक लिखा रहा है तो, स्थिति में हो, समझ जाना मेरी भावनाओं को, अगर स्थिति इन केस गलत लिखा हो तो स्थिति में हो, तो बस उसी को ही क्या कह देंगे हम, वृत्तीय गति कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या, कोई एक कार है, एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है। क्या कर रही है ये सारी कारें आपस में, ये बस गोल गोल क्या कर रही हैं भाई, घूम रही हैं। ये गोल गोल क्या कर रही हैं, घूम, इनका कोई एक्सिस नहीं है, इनका कोई अक्ष भी नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल होगा, है ना। ये किसका एग्जाम्पल होगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। मौत का कुआं पता है ना, मौत का कुआं, मुझे इंग्लिश में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट हाँ है तो ये मौत का कुआं ही। मौत का कुएं में पता है क्या होता है,
इसका कोई एक्सेस नहीं होता है ना, इसका कोई एक्सेस नहीं होता है। लोग बताए कहाँ खड़े होते हैं, इन हिस्सों पे खड़े रहते हैं, सबसे ऊपर इन हिस्सों पे खड़े रहते हैं और ऊपर के साइड, और इधर पे जो गाड़ी है वो घूम घूम के ऐसे ऊपर के साइड आती है। बीच का हिस्सा खाली रहता है, ऐसा नहीं कि किसी एक्सेस से अटैच रहता है तो ये सारी चीजें होती हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका भी कोई एक्सेस नहीं होता, बट वो भी जो व्यक्ति गाड़ी या कार चलाते हैं तो वो बैलेंस या और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, फिजिक्स का ही वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है। बट हाँ, ये वहाँ पर सर्कुलर मोशन काम कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब हम कुछ चीजें और जानते हैं इसी में, है ना, अब हम कुछ चीजें और जानते हैं इसी में, जैसे कि मैंने वो फिजिकल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट लिखवाया था, थोड़ा सा उसे और समझेंगे, फिर हम आपकी क्लास को ओवर कर देंगे, है ना। थोड़ा सा वो भौतिक राशियों वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे और समझेंगे, फिर हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे। तो हेडिंग है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियां। अब सुनो, ये भौतिक राशियों की अगर मैं बात करूं, दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, दोस क्वांटिटी, दोस क्वांटिटी विच कैन बी measured is called as physical quantities। वे भौतिक राशियां जिनका, वे भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, भाई उन्हीं को ही क्या कहते हैं, तो वो भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर वो राशि जिन्हें हम माप सकते हैं, चाहे वो टाइम हो, है ना, यानी कि चाहे वो समय हो, चाहे वो डिस्टेंस यानी कि दूरी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो, चाहे वो वेलोसिटी यानी कि वेग हो, चाहे वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो। हिंदी वालों सुनो, घबराना नहीं है ना। टाइम मतलब समय हो, डिस्टेंस मतलब दूरी हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो, है ना, और वेलोसिटी यानी कि वेग हो, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो। गॉट इट। इनको मापा जा सकता है, मतलब वे सभी राशियां जिन्हें हम क्या कर सके, मेजर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो क्या हम इसकी स्माइल को, या मैं कहूँ ये जो लाफ कर रहा है यानी कि ये जो हंस रहा है, क्या आप इसे मेजर कर सकते हो क्या, है ना, क्या आप इसे माप सकते हो क्या, तो आपका आंसर आएगा मैम नहीं। लेकिन आप टाइम को तो माप सकते हो, दूरी को माप सकते हो, विस्थापन को, वेग को, त्वरण को, आप इन सब चीजों को माप सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता, जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम नहीं माप सकते हैं कि उसने 1 किलो आंसू बहाए कि 2 किलो रोया, उसके इमोशन से हो सकता है 4 आंसू में ही इमोशंस खत्म हो गए, हो सकता है कि आधे घंटे रोने के बाद भी वो व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आया, या हो सकता है 1 घंटे तक रोता रहा, कुछ भी हो सकता है भाई, होने को तो ये दुनिया बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं जस्ट आपसे ये कहना चाह रही थी कि हर चीज को मापा नहीं जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, तो इनसे आप रिलेट कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज और पढ़ेंगे, फिर हम इसे फिनिश करेंगे कि जो राशियां फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली ये 2 तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, और ये 2 तरीके कौन कौन से हैं तो वो भी समझेंगे हम। एक होती है अदिश राशि, है ना, एक होती है अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि, सदिश राशि। सदिश को हम स्केलर बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश का कंफ्यूजन है अभी,
बता दूंगी इंग्लिश में भी, स्केलर वेक्टर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। देखो, अदिश राशियां एक ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है ना। और सदिश राशियां एक ऐसी राशियां होती हैं जिनमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें होती हैं, यानी कि जहां पर दिशा और परिमाण दोनों ही हो उसी को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जहां पर केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम दूरी के लिए डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब दूरी तो दूरी ही है, टाइम के लिए भी डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोल दूं डिस्प्लेसमेंट है, भाई दूरी है लेकिन अब कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी है, तो उसके लिए तो दिशा चाहिए होगी ना, न्यूनतम दूरी के लिए तो दिशा चाहिए होगी। सो स्केलर की अगर मैं बात करूं, सदिश राशि की स्पेशली बात करें, तो सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है भाई, और डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों ही चीजें होनी चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें किसकी, अदिश राशि की, तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ओके, चलो जल्दी से इसे नोट करो। जल्दी से इसे नोट करेंगे। और यस, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। कहाँ गया, किससे लिखें इसको, पिंक से लिखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और इसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो आई होप कि आपको पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई हो, है ना। और बाकी हम और जानेंगे स्केलर वेक्टर के बारे में। जस्ट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया कि कोई टाइम है, समय है, तो उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहीं वेलोसिटी यानी वेग आ जाएगा तो यस उसे डायरेक्शन लगेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो स्केलर और वेक्टर में डिवाइड होती हैं। हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को कवर करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, जहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। हमने देखा गति क्या होती है, गतियां कितने प्रकार की होती हैं, विराम अवस्था रेस्ट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या होती है, एक समान गति और असमान गति क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, न्यूटन के नियम क्या होते हैं। हमने हर एक चीज पर थोड़ा थोड़ा सा टिप्पणी देखी, हम आपने मेरी बराबर से पूरी बात सुनी, फिर मैंने एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई गतियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें क्या क्या होता है, सब हमने यहाँ पर जाना। बात समझ रहे हो, चलो अब हम आते हैं कुछ जानकारी की तरफ। अगर आप एसएससी जेईई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सार्थक बैच में आपको हर एक चीज मिलेगी। ये केवल सिविल की बात चल रही है। इसके अलावा अगर आप स्टेट एजेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर वालों के लिए विजय बैच भी चल रहा है। और अगर आप हम सभी के नॉन टेक्निकल में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप केवल साइंस ही पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, XYZ कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, परचेस कर सकते हैं मतलब। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी, बहुत ज़रूरी है, केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अपनी पढ़ाई को चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें स्कोर कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या लगानी है, टेस्ट सीरीज देनी है, मतलब टेस्ट लगाने होंगे। और मैंने आपको बताया था कि AC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल हमारा टेलीग्राम पे, आप वहां जाएंगे, आज की क्लास की PDF और इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की PDF आपको वहां मिल जाएंगी। सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।